जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब क्लास 10th की मैथ में अध्याय 6 त्रिभुज को पढ़ रही हैं। इसमें आप लोगों को देखिए त्रिभुज के बारे में बताएं, त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में बताएं, इसके बाद कोण के बारे में आपको बताएं, कोण के प्रकार के बारे में आपको बताएं। आज चलते हैं आप लोगों को त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपकी परिभाषाएं होती हैं जो सवाल लगाते समय आपको काम देंगे, तो उनको हम आपको सिखाते हैं। कुछ ऐसी परिभाषाएं होती, देखिए वह बोर्ड एग्जाम में तो पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन सवाल को लगाने में बहुत ही आपकी मदद करेंगे, इसको आप ध्यान देंगे। तो इन परिभाषाओं को चलते हम आपको सिखाते हैं, आप इनको नोट करते चलेंगे और एक अच्छा अपना नोटबुक बनाएंगे। परीक्षा के समय देखिए इसी नोटबुक से आप जल्दी जल्दी सब चीज़ें तैयार करते चलेंगे, तो आप लोगों को तैयारी करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसलिए लेक्चर को आप देखिए सीरियल वाइज देखते चलिए, इसके बाद आप नोट्स बनाते चलिए, उसको आप रिपीट करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। तब देखिए मैथ में आपकी शानदार तैयारी होगी, तब जाके मैथ में आप देखिए 70 नंबर में 70 नंबर पूरा आप पा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको डेडिकेशन, समर्पण भाव से पढ़ना पड़ेगा, कापी कलम लेकर आपको बैठना पड़ेगा। जितनी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे सब चीज़ों को आपको नोट करते चलना है और रिवीजन भी करते चलना है, तब जाके आप मैथ में जो आपका लक्ष्य है कि 2025 में हम सब क्या करें कि मैथ में 70 में 70 नंबर पा जाएं, तो आराम से आप पा सकते हैं। वो भी अपने बल पर, अपने दम पर आप पाएंगे, अपने नॉलेज के बल पर पाएंगे। तो इसलिए चलते हम स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज से संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं, इनको सीखेंगे। देखिए त्रिभुजों से संबंधित परिभाषाएं, तो जो त्रिभुज से संबंधित परिभाषाएं होती हैं, मतलब त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं, त्रिभुज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। तो चलते ही आपको एक एक चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिभुज की माध्यिका के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए जब आप सवाल लगाएंगे तो सवाल लगाते समय त्रिभुज की माध्यिका आपको बार बार इस पे प्रश्न दिया जाएगा कि त्रिभुज की माध्यिका का नाम आपको सवाल में दिया जाएगा, तो आपके मन में आएगा त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की माध्यिका को क्लियर कर देते हैं। त्रिभुज की माध्यिका को आप अच्छी तरीके से सीखेंगे, इसका बहुत ज़्यादा देखिए सवाल में अनुप्रयोग होगा। त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के एक सिर से उसके सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। अगर देखिए त्रिभुज आपका है, उसके सिर से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आप मिला देंगे, तो आप जानते हैं वह रेखा क्या कहलाएगी? त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। आगे त्रिभुज के किसी सिर से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अगर देखिए त्रिभुज का कोई शीर्ष है, उस शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाएंगे, तो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो यह दो परिभाषाएं आपकी रही, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो आप देखिए पढ़ें क्या, त्रिभुज की माध्यिका के बारे में पढ़ें। माध्यिका का मतलब देखिए होता माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता मध्य से बांटने वाली या बीच से बांटने वाली। तो जो रेखा देखिए क्या करेगी, किसी रेखा को बीच से बांट देगी या मध्य से बांट देगी, तो उसी को माध्यिका कहा जाता है। लेकिन गणितीय इसकी परिभाषा दी जाती है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज में जानते हैं कि आप लोग 3 शीर्ष होते हैं। अगर तीनों शीर्ष में से किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को आप मिलाएंगे, वही जो रेखा रहेगी आपकी त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। तो त्रिभुज की माध्यिका क्या करती है? सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसी का आप प्रयोग करेंगे सवाल में। देखिए तो आगे आपको हम बता दें, तो परिभाषा आप लोग सीख चुके कि त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं, इनके बारे में आप जाने।
इसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं। त्रिभुज की माध्यिका सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज की माध्यिका है, ये सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जो त्रिभुज की माध्यिका होती है ये देखिए सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है त्रिभुज की माध्यिका। तो त्रिभुज की माध्यिका की विशेषता हो गई कि यह सम्मुख भुजा को मतलब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। यह त्रिभुज की माध्यिका की विशेषता होती है। अब देखिए यहाँ पर चित्र आपका बना है, यह त्रिभुज आपका देखिए ABC आपको दिया गया है। यह देखिए शीर्ष दिया है, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे। तो जब यह मध्य बिंदु आपका है तो यह इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा देखिए बराबर होगा। तो यह जानते हैं कि आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यह जानते हैं कि आपका त्रिभुज ABC है, इसमें शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। और त्रिभुज की माध्यिका सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। किसी त्रिभुज में कुल 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी भी त्रिभुज में कुल 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। चित्र के माध्यम से हम यहाँ पर बता देते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम एक त्रिभुज आपको बना दें तो यह देखिए आपका एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम हम मान लेते हैं कि PQ, इसके बाद आपको R दिया गया, यह एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज की माध्यिका के बारे में पढ़ें कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से हम मान लेते हैं कि इसका त्रिभुज का शीर्ष P है या त्रिभुज का शीर्ष Q है या यहाँ पर त्रिभुज का शीर्ष R है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, अगर इस शीर्ष से हम बात करें तो इस शीर्ष से देखिए अगर हम सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं, अगर मान लीजिए इसको देखिए हम मिलाएं सम्मुख भुजा को, तो यहाँ पर जानते हैं कि देखिए त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को अगर हम मिला दिए तो यह देखिए सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु हम मान लेते क्या है PQR, इसे मान लेते आपका यस है। तो यह देखिए आपका मध्य बिंदु है, यह इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। मान लेते हैं इसे x मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी यह त्रिभुज रहा और त्रिभुज की देखिए 3 माध्यिकाएं आपकी खींची गई। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो यह त्रिभुज की तीनों देखिए माध्यिकाएं आपकी हो गई। अब जब 3 माध्यिकाएं खींची गई हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और शीर्षों से माध्यिकाएं खींची जाती हैं, इसलिए किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। लेकिन माध्यिका की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर यह टोटल भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर है, यह 4-4 हो जाएगा। यह टोटल अगर 6 सेंटीमीटर है तो 3-3 हो जाएगा। अगर यह टोटल 10 सेंटीमीटर है तो 5-5 हो जाएगा। तो त्रिभुज की माध्यिका की विशेषता होती है यह सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, मतलब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब सम्मुख भुजा माने सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करने का मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। यह सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांट देती है। यह माध्यिका की विशेषता होती है। तो माध्यिका के बारे में आप सीखे कि माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका का कार्य क्या है। माध्यिका का कार्य होता है कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने का। और जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कुल 3 माध्यिकाएं खींची जाती हैं और माध्यिका हमेशा त्रिभुज के शीर्ष से खींची जाती है और सामने या सम्मुख वाली
की भुजा पर खींची जाती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पर लेके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसे आप लोग नोट करिए। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। नोट देखिए आपको दिया गया है, नोट में त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, मतलब बांटती है। तो जो देखिए त्रिभुज की माध्यिकाएं आपकी होती हैं, यह देखिए 2:1 के अनुपात में प्रत्येक जो आपकी माध्यिका होती है उसको समविभाजित करती है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में, इसको याद रखेंगे, यह सवाल लगाते समय काम करेगा। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। मतलब यह देखिए आपका त्रिभुज ABC है, अगर देखिए हम माध्यिका खींचे हैं तो एक माध्यिका AP है, दूसरी माध्यिका BQ है, तीसरी माध्यिका आपकी CR है। तो यह जो माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को देखिए बांटती हैं, तो यह देखिए 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में, मतलब 2:1 के अनुपात में यह क्या करती हैं, बांटती हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुपात माध्यिकाएं जो आपस में देखिए एक दूसरे को बांटती हुई 2:1 के अनुपात में बांटती हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद हम इसी में और भी चीजों को आपको जैसे समझा देते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए आपका यह त्रिभुज आपका देखिए ABC अगर हम मान लेते हैं, यह त्रिभुज आपका देखिए ABC आपको दिया गया है, त्रिभुज आपका ABC है। अब इसमें देखिए अगर यहाँ से देखिए हम माध्यिका ये खींच लेते हैं, यह माध्यिका मान लीजिए आपकी AD है, तो यह देखिए यहाँ से खींची जाएगी, शीर्ष से समभुजा को 2 बराबर भागों में क्या करेगी, बांटेगी। इसके बाद मान लीजिए अगर हम दूसरी माध्यिका यहीं से खींच ले, अगर यहाँ से एक माध्यिका देखिए हम इस पे खींच लेते हैं, तो यह माध्यिका इसको भी क्या करेगी बताइए, 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो इसका मतलब यह माध्यिका देखिए दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट दें। और एक तीसरी माध्यिका अगर हम बना लें, एक तीसरी माध्यिका यहाँ पर देखिए अगर हम बना लेते हैं, अगर यहाँ से देखिए एक तीसरी माध्यिका हम यहाँ से बना लेते हैं, यह तीसरी माध्यिका है। तो जो तीसरी माध्यिका देखिए बना लेंगे, यह तीसरी माध्यिका मान लीजिए अगर है ABCD, इसे मान लेते हैं हम कि E है, और यह मान लेते हैं EF है। अब यह देखिए जो माध्यिका आपकी है, अब यह देखिए एक माध्यिका जो शीर्ष A से खींचे हैं AD, और दूसरी माध्यिका जो B से खींचे हैं BE, तीसरी माध्यिका जो C से खींचे हैं CF, ये तीनों माध्यिकाएं देखिए एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यह एक अनुपात में बांटती है प्रत्येक माध्यिकाओं को। तो देखिए इनको हम शीर्ष से जोड़ेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक यह माध्यिका है, तो इसका भाग 2 होता है, इसका भाग 1 होता है, यह निकलता अनुपात के द्वारा। यहाँ पर देखिए B से दूसरी माध्यिका खींची गई है, तो इसका मान 2 होगा, इसका मान 1 होगा। तो शीर्ष से आप स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत वाला भाग 2 होता है, नीचे वाला भाग आपका क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देखिए शीर्ष से माध्यिका खींची जाती थी, यहाँ से जब चलेंगे तो ये आपका 2 होगा, ये आपका 1 होगा। तो इसका मतलब शीर्ष से जो आपका मान होगा वह 2 होगा, और जानते कि जो सम्मुख भुजा की ओर मान होगा वह मान आपका 1 होता है। इस पॉइंट को आप रखेंगे याद है, क्योंकि इससे आपका सवाल लगेगा। तो आप सीखे क्या कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं, मतलब 2:1 के अनुपात में बांटती हैं। यह त्रिभुज की माध्यिकाओं की विशेषता रही। इसका प्रयोग आप सवाल लगाते समय करेंगे, तो इसको आप ध्यान देंगे कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। तो इनमें अनुपात कितना बनता है, 2:1 का बनता है, इसको आप ध्यान देंगे। तो यह रहा आपके त्रिभुज की माध्यिका के विशेषताओं के बारे में आप बात किए। अब यह त्रिभुज की माध्यिका के बारे में आप सब चीजें सीख चुके हैं, इनको आप तैयार रखेंगे, सवाल लगाते समय आपको काम करेंगे। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर।
इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है त्रिभुज का शीर्षलंब या अभिलंब। ये देखिए त्रिभुज की अगली विशेषता आपकी है, त्रिभुज से संबंधित परिभाषाएं में अगला पॉइंट आपको दिया गया है त्रिभुज का शीर्षलंब या अभिलंब। तो त्रिभुज का शीर्षलंब या अभिलंब क्या होता है, इसके बारे में चलते हम सीखते हैं। तो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है। त्रिभुज का शीर्षलंब सामने वाली भुजा पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो त्रिभुज का शीर्षलंब किसे कहते हैं कि अगर कोई देखिए आपको त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज में अगर उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर आप लंब खींचेंगे, लंब का मतलब बिल्कुल लंबवत रेखा आप खींचेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे जो आधार से 90 अंश का कोण बनाए, तो उसी को त्रिभुज का अभिलंब या शीर्षलंब कहते हैं। तो नाम से देखिए क्लियर है कि शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से खींचे जाने वाला लंब। अभिलंब, अभिलंब का मतलब होता कि आप जानते हैं कि कोई भी शीर्ष से कोई भी चीज माने उसी दिशा में अगर खींचेंगे तो उसे अभिलंब कहते हैं। तो अभि का मतलब जानते हैं कि उसी दिशा में, तो शीर्ष के सामने वाली दिशा से अगर आप खींचेंगे देखिए सम्मुख भुजा पर लंब है, तो उसी को अभिलंब भी कहते हैं। तो शीर्ष लंब को त्रिभुज का अभिलंब भी कहा जाता है। यह देखिए सम्मुख भुजा से मतलब है कि यह क्या करेंगे, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर आप लंब खींचेंगे तब आपका जाके बनेगा। तो यह त्रिभुज का क्या रहा बताइए, शीर्ष लंब या अभिलंब। यह परिभाषा आपको दी गई। जैसे हम एग्जाम्पल अगर दे दे कि जैसे यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा समझा दे कि जैसे देखिए यह एक त्रिभुज आपका है, यह त्रिभुज आपका मान लेते हैं कि यह त्रिभुज आपका देखिए ABC दिया गया है। इसमें देखिए इसका यह शीर्ष है, अगर इसके शीर्ष से आप सम्मुख भुजा पर लंब खींचेंगे तो लंब का मतलब यह कोण आपका 90 अंश होना चाहिए, यह कोण आपका 90 अंश होना चाहिए, मान लेते हैं यह D है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, यही देखिए आपका शीर्ष लंब या अभिलंब होगा। तो इसी को हम शीर्ष लंब या अभिलंब कहेंगे। तो परिभाषा हो गई कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का अभिलंब या शीर्ष लंब कहलाता है। तो यही आपका त्रिभुज का अभिलंब या शीर्ष लंब होगा। तो त्रिभुज का अभिलंब या शीर्ष लंब क्या होता है, यह सम्मुख भुजा पर लंब होता है, मतलब यह लंब खींचने से आपका बनता है, इसको आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर परिभाषा आपके सामने दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लेंगे। सवाल लगाते समय इन परिभाषाओं का उपयोग होगा, इनके प्रगुणों का प्रयोग होगा, इसलिए इनको आप नोट करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखिए समझाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ABC आपका एक त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, तो जब लंब खींचेंगे तो यह कोण देखिए आपका 90 अंश का बनेगा। तो खींचा गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। तो यही देखिए त्रिभुज का आपका शीर्ष लंब है। तो किसी त्रिभुज में कुल 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं, 3। कैसे देखिए आप सेम माध्यिका की तरह इसमें भी कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर यह त्रिभुज आपका देखिए एक ABC आपको दिया गया है, तो इसमें देखिए यहाँ से देखिए इस पे आप लंब खींचेंगे, यह जानते हैं कि आपका 90 अंश का कोण बनेगा, यह भी आपका 90 अंश का कोण बनेगा। इसी प्रकार से देखिए इस पे देखिए हम लंब खींचेंगे, यह कोण आपका देखिए 90 अंश का बनेगा, तो ये भी कोण आपका 90 अंश का बनेगा। इसी प्रकार से देखिए और अगर हम बनाना चाहेंगे, यहाँ से देखिए अगर इस शीर्ष से इस पे देखिए हम लंब खींचेंगे, यह भी कोण 90 अंश का, ये भी कोण 90 अंश का बनेगा। तो ये देखिए सब आपके 90 या 90 अंश के कोण बन गए। तो परिभाषा हो गई कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब या अभिलंब कहलाता है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का अभिलंब या शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का अभिलंब या शीर्ष लंब कहलाता है। तो ये किसी भी त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष लंब या अभिलंब खींचे जा सकते हैं, 3। तो किसी भी त्रिभुज में कुल 3 शीर्ष लंब या अभिलंब खींचे जा सकते हैं। ये आपके बारे में देखिए, इसके बारे में आप सीख लिए ये त्रिभुज का अभिलंब या शीर्ष लंब क्या होता है, ये भी आपको बता
दिया गया। तो त्रिभुज के शीर्षलंब या अभिलंब की खासियत होती है कि यह सम्मुख भुजा पर 90 अंश का कोण बनाता है, मतलब यह लंब होता है, सम्मुख भुजा पर यह लंबवत होता है। और किसी भी त्रिभुज में कुल 3 शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद एक अच्छा नोट्स आप बना लेंगे। तो चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है, अगला पॉइंट देखिए आपको दिया है कि त्रिभुज की कोण समद्विभाजक रेखा। इसका भी देखिए आपका त्रिभुज की कोण समद्विभाजक रेखा का भी प्रयोग बहुत ज्यादा होगा। इसके बारे में भी देखिए हम सीखेंगे कि त्रिभुज की कोण समद्विभाजक रेखा क्या होती है। देखिए नाम ही दिया कि त्रिभुज की कोण समद्विभाजक रेखा। समद्विभाजक में देखेंगे सम द्विभाजक, सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजक माने बांटने वाली। दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो होगी वह समद्विभाजक रेखा होगी। अगर कोई रेखा किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटे या कोई रेखा किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगी तो उसी को हम समद्विभाजक रेखा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कोण समद्विभाजक रेखा दिया गया। तो कोण समद्विभाजक रेखा का मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। क्योंकि देखिए कोण समद्विभाजक रेखा, कोण के बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके। समद्विभाजक की अगर बात करें तो इसमें देखिए 3 शब्द मिलेगा, सम धन द्वि धन भाजक। सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजक माने बांटने वाली। दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का मतलब आप जानी गई हैं। तो दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, लेकिन किसको? कोण को। तो कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो त्रिभुज की कोण समद्विभाजक रेखा के बारे में पढ़ेंगे तो इससे आपको निष्कर्ष निकल गया होगा कि यह कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। क्योंकि देखिए शब्दों से इसका अर्थ निकल गया है। तो परिभाषा चलते ही आपको बताते हैं। यहां पर देखिए आपको दिया गया है कि वह रेखा जो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होते हुए उस शीर्ष के कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, उसी त्रिभुज की कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। देखिए वह रेखा जो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होते हुए उस शीर्ष के कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे त्रिभुज की कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। तो कोण समद्विभाजक रेखा शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। अब जैसे हम चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा बताएं तब आप ज्यादा समझ जाएंगे। जैसे देखिए यहां पर एक चित्र हम बना दिए। देखिए यहां पर जैसे देखिए एक आपका त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में अगर देखिए परिभाषा कह रहा है वह रेखा जो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से, वह रेखा जो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होते हुए उस शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। यह देखिए शीर्ष कोण रहा, इसको हम मान लेते हैं कि दो बराबर भागों में क्या कर रही है? बांटती है। उसे त्रिभुज की कोण समद्विभाजक रेखा कहेंगे। तो यही देखिए जो शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांट दे रही है, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? कोण समद्विभाजक रेखा कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर यह कोण है, तो यह देखिए शीर्ष से होते हुए जाएंगे, लेकिन शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांट देंगे, तो इसे हम कहेंगे कोण समद्विभाजक रेखा। यह देखिए शीर्ष का कोण है, यहाँ शीर्ष से होते हुए जाएंगे, अगर इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देंगे तो इसी को हम कहेंगे कोण समद्विभाजक रेखा। तो परिभाषा हो गई कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से होते हुए और उस शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए अगर कोई रेखा जाती है तो उसी रेखा को हम कहते हैं कोण समद्विभाजक रेखा। और कोण समद्विभाजक रेखा जो होती है यह शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, सवाल लगाते समय आपके इस्तेमाल होंगे। तो इस नियम को हम बता दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग परिभाषा नोट कर सकते हैं। सवाल में आएंगे यह सब चीजें, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर।
ये देखिए चित्र के माध्यम से आपको बताई हैं। यहाँ पर देखिए आपका ABC एक त्रिभुज है। यहाँ देखिए आपका, यह देखिए आपका एक शीर्ष से हम देखिए रेखा खींच रही है। यह रेखा देखिए आपका शीर्ष से होते हुए आ रही है, लेकिन यह शीर्ष कोण को देखो दो बराबर भागों में बांट दिया। टोटल कोण आपका देखिए कितना था, थीटा था। तो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी तो थीटा बटे दो आपका हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, कोण समद्विभाजक रेखा कहेंगे, यह शीर्ष है। तो परिभाषा अभी हम आपको बता देंगे। देखिए कि किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, तो यहाँ पर देखिए यह जो कोण आपका था थीटा, तो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कोण समद्विभाजक रेखा कहलाती है, या उसे हम कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। तो यह देखिए आपकी कोण समद्विभाजक रेखा हो गई। तो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। अगर देखिए कोई भी आपको कोण दिया गया है, उस कोण को अगर कोई रेखा दो बराबर भागों में बांट दे रही है तो उस रेखा को कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर यह जानते हैं कि शीर्ष कोण आपका टोटल थीटा था, तो यह देखिए हम रेखा खींचे, यह इस कोण को आधा आधा बांट दी दो बराबर भागों में, इसलिए इस रेखा को हम क्या कहेंगे, कोण समद्विभाजक रेखा कहेंगे। तो कोण समद्विभाजक रेखा जो होती है यह कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, और वह कोण चाहे आपके किसी शीर्ष के हो, किसी भी आपके त्रिभुज में या किसी भी आकृति बने, बस उस कोण को दो बराबर भागों में अगर कोई रेखा बांट रही है तो वही कोण समद्विभाजक रेखा आपकी बन जाएंगे। तो यह देखिए कोण समद्विभाजक रेखा का चित्र रहा। कोण समद्विभाजक रेखा क्या होती है इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे आपका सवाल लगेगा, इसको आप ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए किसी त्रिभुज में कुल 3 कोण समद्विभाजक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी भी त्रिभुज में कुल 3 कोण समद्विभाजक रेखाएं खींची जा सकती हैं। यह पॉइंट आपका मान लीजिए सही है, इसके बारे में आपको बता ही दिया गया है। जैसे देखिए यह एक त्रिभुज हम बना दिए, अब यह त्रिभुज मान लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। यह त्रिभुज आपका क्या है, ABC है। यह एक त्रिभुज आपका ABC दिया गया है। तो जब यह देखिए एक त्रिभुज आपका ABC दिया है, अगर इस शीर्ष से हम खींचेंगे और मान लेते हैं टोटल कोण आपका देखिए A दिया है, तो इसको देखिए दो बराबर भागों में अगर यह रेखा बांट दे रही, मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में A/2 बांट दे दो भागों में, तो इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, यही रेखा आपकी हो जाएगी कोण समद्विभाजक रेखा। यही रेखा कैसी हो जाएगी, कोण समद्विभाजक रेखा आपकी हो जाएगी। यही जो रेखा आपकी है कोण समद्विभाजक रेखा है। यही रेखा क्या है, कोण समद्विभाजक रेखा है। इसी प्रकार से देखिए अगर हम इस कोण की बात करें, यह जो कोण है, इस कोण को देखिए अगर यहाँ से एक रेखा खींच दे, अगर यह इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, माने B टोटल है B/2, यह भी आपका B/2 हो जाएगा। तो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कोण समद्विभाजक रेखा होगी। यह टोटल कोण आपका देखिए C है, अगर इस कोण को दो बराबर भागों में देखिए यह बांट दे, मतलब यह C/2, यह आपका हो जाएगा C/2। तो अगर इसको दो बराबर भागों में बांट देंगे, यह जो रेखा आपकी बनेगी कोण समद्विभाजक रेखा बनेगी। तो किसी भी त्रिभुज में कुल 3 कोण समद्विभाजक रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसे D मान लेते हैं, इसे E मान लेते हैं। तो यह देखिए एक कोण समद्विभाजक रेखा है, यह दूसरी कोण समद्विभाजक रेखा है, यह तीसरी कोण समद्विभाजक रेखा है। तो किसी भी त्रिभुज में कुल 3 कोण समद्विभाजक रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसको आप ध्यान देंगे। कोण समद्विभाजक रेखा का मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे देखिए दिया अगला पॉइंट है
लंब समद्विभाजक रेखा या समकोण समद्विभाजक रेखा। लंब का मतलब जानते हैं कि जो आपका लंबवत हो 90 अंश का कोण बनाए। समद्विभाजक रेखा का मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। या समकोण समद्विभाजक रेखा या समकोण समद्विभाजक रेखा। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण, समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो नाम से ही देखिए क्लियर हो गया कि समकोण समद्विभाजक रेखा मतलब वह रेखा जो दो बराबर भागों में बांटे और 90 अंश का कोण बनाए, वही आपका हो जाएगा समकोण समद्विभाजक रेखा। तो ऐसी रेखा आपकी होगी जो दो बराबर भागों में बांटेंगे और वह कोण आपके 90 अंश के होंगे, तो उसी को हम कहेंगे समकोण समद्विभाजक रेखा। तो समकोण समद्विभाजक रेखा के बारे में यहाँ पर परिभाषा आपको दी गई है, थोड़ा सीखेंगे। वह रेखा जो त्रिभुज की किसी भुजा पर 90 अंश का कोण बनाए एवं उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटती हो, उसे लंब समद्विभाजक रेखा या समकोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। तो चलते हैं चित्र के माध्यम से इसे आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यह एक आपका त्रिभुज है, तो परिभाषा क्या दी गई कि वह रेखा जो त्रिभुज के किसी भुजा पर 90 अंश का कोण बनाए। मतलब अगर देखिए हम यहाँ से अगर यह रेखा खींच दे, अगर यह रेखा देखिए इस भुजा पर 90 अंश का कोण बनाए, कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण बनाए, ठीक। एवं उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटती हो और इस रेखा को यह देखिए दो बराबर भागों में बांटती हो, उसे लंब समद्विभाजक रेखा या समकोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। तो इसी को देखिए हम क्या कहेंगे? समकोण समद्विभाजक रेखा या लंब समद्विभाजक रेखा। तो यही देखिए समकोण या इसी को हम लंब कह सकते हैं, समकोण या लंब समद्विभाजक रेखा यही आपकी देखिए तैयार हो गई। यह कोण या लंब समद्विभाजक रेखा है, तो इसको ध्यान देंगे। यही आपकी देखिए कोण या लंब समद्विभाजक रेखा दी गई है। तो यहाँ पर क्या सीखे कि जैसे माध्यिका के बारे में सीखे, यह दो बराबर भागों में बांट रही थी। इसके बाद आप देखें क्या सीखे कि लंब रेखा के बारे में सीखे, तो वह जानते कि इसको 90 अंश के कोण से बांट रहा था। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो समकोण समद्विभाजक रेखा तैयार होती है। मतलब ऐसी रेखा जो सम्मुख भुजा पर 90 अंश का कोण बनाए और सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, तो उसे हम समकोण समद्विभाजक रेखा या लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। मतलब आपका देखिए 90 अंश का कोण भी बनना चाहिए और यह दो बराबर भागों में बंटने भी चाहिए, तभी आपका समकोण समद्विभाजक रेखा या लंब समद्विभाजक रेखा आपकी बनती है। तो इस त्रिभुज का नाम अगर हम ले लें ABC, यह D आपका हो गया, तो समकोण लंब समद्विभाजक रेखा क्या होती है इसके बारे में सीखे। तो ऐसी रेखा जो 90 अंश का कोण बनाए और दो बराबर भागों में बांटे भी किसी रेखा को, तो उसी को हम समकोण समद्विभाजक रेखा या लंब समद्विभाजक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर AD जो है यह समकोण समद्विभाजक रेखा या लंब समद्विभाजक रेखा है, क्योंकि यह इसको दो बराबर भागों में बांट रही है और 90 अंश का कोण भी बना रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर यह चित्र आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका ABC एक त्रिभुज है। यहाँ से देखिए हम इस पे लंब डाले हैं और यह इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसी को हम कहेंगे समकोण समद्विभाजक रेखा या हम कह सकते हैं लंब समद्विभाजक रेखा। तो परिभाषा दी गई कि वह रेखा जो किसी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाए और उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटे, उसी को हम लंब समद्विभाजक रेखा या समकोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ये आपकी रही AP लंब समद्विभाजक रेखा या समकोण समद्विभाजक रेखा। ये चित्र के माध्यम से आपको बता दिया गया। इसमें देखिए दो बराबर भागों में बंटना चाहिए और प्रत्येक के द्वारा देखिए आपका 90 अंश का कोण बनना चाहिए। ये जानते हैं कि आपका लंब समद्विभाजक या समकोण समद्विभाजक रेखा आपकी बन गई है, तो इसको आप ध्यान देंगे। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे
लंब समद्विभाजक रेखा या समकोण समद्विभाजक रेखा सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है एवं उस पर 90 अंश का कोण भी बनाती है। इस पॉइंट को हम समझा चुके कि जो समकोण समद्विभाजक रेखा या लंब समद्विभाजक रेखा होती है यह सम्मुख भुजा पर 90 अंश की कोण बनाती है और सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके बारे में हम आपको बता दिए। किसी त्रिभुज में कुल 3 लंब समद्विभाजक रेखा या समकोण समद्विभाजक रेखा खींची जा सकती है। तो किसी भी त्रिभुज में कुल 3 हम लंब समद्विभाजक रेखा या समकोण समद्विभाजक रेखा खींच सकते हैं। इसके बारे में आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज अगर हम बना दें तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको दिया गया है, तो इसमें जानते हैं कि हम यहाँ से अगर खींचेंगे, मान लेते हैं कि ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है और 90 अंश का कोण भी देखिए आपका बन रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें देखिए हम बात करें यहाँ देखिए नाम दे देते हैं ABC। अब यहाँ से देखिए अगर हम खींचे यह अगर देखिए आपका 90 अंश का कोण बने, यह भी 90 अंश का कोण बने, यह दो बराबर भागों में बांट दे। यहाँ से देखिए खींचे तो यह देखिए दो बराबर भागों में बांट दे आपका और यह कितने अंश का कोण बने आपका 90 अंश का कोण बने। तो इसी को हम क्या कहेंगे, यही जो आपको देखिए दिया गया है इसी को हम कहते हैं कि लंब समद्विभाजक रेखा या कोण समद्विभाजक रेखा। तो किसी भी त्रिभुज में कैसे खींची जा सकती है, 3 खींची जा सकती हैं। यही आपको नियम बताए कि किसी त्रिभुज में कुल 3 लंब समद्विभाजक रेखा या समकोण समद्विभाजक रेखा खींची जा सकती है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। आगे देखिए समद्विभाजक रेखा क्या होती है, क्योंकि समद्विभाजक रेखा आपकी देखिए बार बार आई। अब इनके बारे में देखिए हम आपको बता दें कि समद्विभाजक रेखा क्या होती है। अगर समद्विभाजक रेखा की बात करें तो समद्विभाजक में देखिए 3 शब्द आपको दिया गया, सम द्विभाजक। सम और द्वि का मतलब देखिए आपको दिया गया, इसके बाद यहाँ से भाजक दिया गया है। सम का मतलब होता बराबर, द्वि का मतलब होता दो, भाजक का मतलब होता बांटने वाली, दो बराबर भागों में बांटने वाले। तो समद्विभाजक का मतलब देखिए आप सीखे तो समद्विभाजक में 3 शब्द दिया गया है, सम दिया गया है, द्वि दिया गया है, भाजक दिया गया है। तो सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब बांटने वाली, दो बराबर भागों में बांटने वाली। तो दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, समद्विभाजक रेखा कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा हम व्याख्या करते हैं आपको। देखिए किसी कोण या किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को समद्विभाजक रेखा कहते हैं। तो मतलब अगर देखिए समद्विभाजक रेखा की बात करें तो किसी कोण या किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को समद्विभाजक रेखा कहते हैं। तो समद्विभाजक रेखा का मतलब देखिए होता है कि दो बराबर भागों में बांटने वाली। अभी चाहे कोण को दो बराबर भागों में बांटे, चाहे किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, तो दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को समद्विभाजक रेखा कहा जाता है। तो चाहे ये किसी कोण को बांटे, चाहे किसी भुजा को बांटे, तो किसी कोण या किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को समद्विभाजक रेखा कहते हैं। इसके बारे में आपको बताया गया कि समद्विभाजक रेखा कोण या भुजा को आधा करती है। मतलब आप जानते हैं कि समद्विभाजक रेखा का काम होता है कि चाहे कोई कोण दिया रहे, चाहे कोई भुजा दी रहे, इसको जानते हैं कि दो बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग आपका आधा आधा बनेगा। तो कोण समद्विभाजक रेखा जो होती है यह कोण को या भुजा को आधा करती है। इसको ध्यान देंगे क्योंकि इसकी विशेषता ही होती है, इसकी खासियत ही होती है कि कोण समद्विभाजक रेखा कोण या भुजा को क्या कर देगी, आधा कर देगी, क्योंकि इसकी परिभाषा ही बताई गई है। यह रहा आपका कोण समद्विभाजक रेखा के बारे में सीखे। इसके बाद स्पेशल समद्विभाजक रेखा के बारे में सीखे। इन सब चीज़ों को आपको बताया गया अच्छे तरीके से। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
इसके बाद अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। देखिए ये सब जो त्रिभुज से संबंधित परिभाषाएं हैं, यह सवाल लगाते समय इस्तेमाल होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करते चलिए। इसलिए देखिए मैं सवाल के साथ साथ आपको थियरी को भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थियरी आप जान गए तो सवाल में कोई दम नहीं होता है कि सवाल आपका ना लगे, लेकिन अगर नियम को सीखेंगे तब आपको देखिए मजा आएगा सवाल लगाने में। तो चलते हैं आगे। आगे देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए आपको दिया गया है त्रिभुज का अंतःकोण। त्रिभुज का अंतःकोण देखिए क्या होता है। जैसे एक त्रिभुज हम बना दें, यह मान लीजिए एक त्रिभुज आपका देखिए ए बी सी है, यह एक त्रिभुज आपका ए बी सी दिया गया है। तो जो देखिए त्रिभुज आपको ए बी सी दिया गया है, अंतः का मतलब देखिए आपका क्या होता, अंदर होता है। जो अंतः शब्द होता है, अंतः का मतलब देखिए गणित में क्या होता कि अंतः का मतलब अंदर होता है, या हम कह दें कि भीतर होता है, अंदर या भीतर। तो जब भी गणित में देखिए अंतः शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो अंतः का मतलब अंदर या भीतर से तात्पर्य होता है, और बाह्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो बाह्य का मतलब बाहर से तात्पर्य होता है, और प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो प्रत्यय का मतलब जानते हैं कि चारों ओर से तात्पर्य होता है। उभयता शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उभयता का मतलब दोनों ओर से होता है। तो चार शब्दों का प्रयोग प्रायः देखिए आपको गणित में मिलेगा। एक आपको अंतः या आंतरिक मिलेगा। अंतः या आंतरिक का मतलब होता भीतर है या अंदर होता है। दूसरा आपको बाह्य या बाह्यता मिलेगा, इसका मतलब बाहर होता है। तीसरा आपको प्रत्यय मिलेगा, प्रत्यय का मतलब चारों ओर होता है। और चौथा शब्द आपको मिलेगा उभयता। उभयता का मतलब आपको दोनों ओर होता है। ये चार शब्द आपके गणित में इस्तेमाल होंगे, इन शब्दों को आप जान लीजिए, इनमें कोई आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जैसे आपको कहा कि त्रिभुज का अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब त्रिभुज के अंदर जो कोण बनेगा उस कोण की बात कर रहे हैं। मतलब देखिए यह त्रिभुज ए बी सी है, एक अंदर का कोण यह बन रहा, एक अंदर का कोण यह बन रहा, एक अंदर का कोण यह बन रहा है। यही तीन थे जो आपके यहाँ अंतःकोण होंगे, अंदर या भीतर के कोण होंगे, इसको ध्यान देंगे। तो परिभाषा देखी दी गई कि त्रिभुज का अंतःकोण किसे कहते हैं। परिभाषा देखी है, त्रिभुज के अंदर बने हुए कोणों को त्रिभुज का अंतःकोण कहते हैं। यही देखिए त्रिभुज के अंदर बने हुए कोणों को त्रिभुज का क्या कहते हैं, अंतःकोण कहते हैं। त्रिभुज के तीन अंतःकोण होते हैं। तो जो देखिए यह त्रिभुज आपका एबीसी है, इसमें देखिए तीन अंतःकोण आपको दिए गए हैं। तो चित्र के माध्यम से हम आपको दिखा दिए कि त्रिभुज के तीन अंतःकोण होते हैं। अंतः का मतलब अंदर या भीतर होता है, इसको हम बताएं। आगे देखिए हम चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंतःकोण प्रमेय। तो जो त्रिभुज के अंतःकोण प्रमेय देखिए होती है, इस प्रमेय का प्रयोग देखिए बहुत ज्यादा आपका होगा सवाल लगाते समय, इसलिए इसको एकदम याद रखेंगे आप लोग, माने लर्न बाय हार्ट, मौखिक याद करेंगे, बिल्कुल इसे आप ओरल याद करेंगे, ये आपके मन में हमेशा याद होना चाहिए। इसलिए इस नियम को हम एक बार चर्चा करते हैं अच्छी तरीके से कि त्रिभुज के अंतःकोण प्रमेय क्या होती है, त्रिभुज का अंतःकोण संबंधित नियम क्या होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होते हैं, इन तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। जैसे हम बात करें कि एक त्रिभुज देखिए हम बना दिए हैं, तो यहाँ पर यह त्रिभुज का नाम अगर हम रख दें, इसका नाम रख दें ए, इसका नाम हम रख दें बी, इसका नाम हम रख दें सी। यह कोण ए है, यह कोण बी है, यह कोण सी है। यह तीनों अंतःकोण आपके हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण ए तो प्लस कोण बी और प्लस कोण सी आपका बराबर कितने के हो जाएंगे, 180 अंश के हो जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण प्रमेय। तो त्रिभुज का अंतःकोण प्रमेय क्या होती है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को आप जोड़ेंगे तो इनका योगफल 180 अंश होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे,
आपके सवाल लगाते समय बहुत इस्तेमाल होंगे। यह त्रिभुज का अंतःकोण प्रमेय रहा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। आगे देखिए, अगली प्रमेय आपको देखे दी गई है त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण। जानते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण, अभी देखिए हम बाह्य के बारे में बताए, बाह्य या बाह्यतः। तो बाह्य का मतलब देखिए बाहर होता है। अब त्रिभुज के बाहर जो कोण बनेगा उसे त्रिभुज का बाह्य कोण या बहिष्कोण कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा देखिए आपको दी गई है कि त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण किसे कहते हैं? त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर उस भुजा पर बने कोण को त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, इसमें देखिए भुजा BC को हम D तक आगे बढ़ा दिए। अगर किसी भुजा को आप आगे बढ़ाएंगे तो उस भुजा पर देखिए जो आपका बाहर बनेगा कोण, उसी को त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। तो परिभाषा क्या दी गई कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, जैसे ये देखिए एक त्रिभुज ABC दिया है, इसमें भुजा BC को हम आगे बढ़ा दिए, उस भुजा पर बने कोण को त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। तो इस भुजा पर देखिए यही जो कोण बनेगा इसे हम क्या कहेंगे? बहिष्कोण कहेंगे। अब यह देखिए त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया। तो त्रिभुज का बहिष्कोण किसे कहते हैं? त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर उस भुजा पर बने कोण को त्रिभुज का बहिष्कोण कहा जाता है। मतलब त्रिभुज के बाहर बने हुए कोण को त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। यह देखिए कोण त्रिभुज के बाहर बन रहा है, इसलिए त्रिभुज का क्या होगा? बहिष्कोण होगा। तो त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के बाहर बनता है, इसको ध्यान देंगे। अब देखिए इसमें कुछ नियम होता है, उन नियमों को हम आपको बता दें। देखिए त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है यह अपने दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है यह त्रिभुज के अंदर जो दोनों कोण बनते हैं उन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। ध्यान देंगे कि जहां पर देखिए बहिष्कोण बनता है वहां के अंतःकोण को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो दो अंतःकोण होंगे उन्हीं दोनों अंतःकोणों का आपका योगफल क्या होगा? बहिष्कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज का बहिष्कोण आपका ACD दिया गया है। तो त्रिभुज का बहिष्कोण देखिए आपका ACD, यहाँ पर देखिए कोण ACD, यह दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण BAC हो गया, तो यह देखिए कोण BAC, और धन कोण देखिए आपका ABC हो जाएगा, यह कोण आपका ABC हो गया। तो यहाँ पर कि त्रिभुज का बहिष्कोण अपने दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसलिए कोण ACD बराबर कोण हो गया देखिए आपका BAC, और धन कोण हो गया आपका ABC। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, या हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 1 धन कोण 2 के, क्योंकि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, इसलिए कोण 3 बराबर होगा कोण 1 धन कोण 2। तो कोण 3 बराबर लिखिए कोण 1 धन कोण 2। इस नियम को आप तैयार करेंगे, यह नियम बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आपका सवाल लगेगा, इसके बारे में आपको बताया गया। आगे देखिए त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण प्रमेय क्या होती है। अभी देखिए जो आपको जस्ट नियम बताए उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में सीखेंगे। तो त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण हम क्या कहेंगे? देखिए प्रमेय होती है जो, इसके बारे में देखिए कहा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आप आगे बढ़ाएंगे तो उस भुजा पर जो बहिष्कोण बनेगा वह दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, यही आपसे कह रहा है। अथवा इसी को दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण अपने दो अंतःकोणों के योगफल के
बराबर होता है। तो जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है यह अपने दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इस नियम को याद रखेंगे, इस नियम से सवाल लगेंगे, इसको आपको तैयार करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ विशेषताएं, देखिए त्रिभुज के बहिष्कोण की विशेषताएं। तो त्रिभुज के बहिष्कोण की कुछ विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम आपको बता दें। त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के बाहर बनता है। जैसे देखिए कि अगर यहाँ पर देखिए हम एक त्रिभुज बना दें, यह देखिए एक त्रिभुज आपका जैसे है, अगर देखिए इस भुजा को बढ़ाएंगे तो यह जो कोण बनेगा बहिष्कोण, अगर इस भुजा को बढ़ाएंगे तो यह जो कोण बनेगा बहिष्कोण, इस भुजा को बढ़ाएंगे तो यह जो कोण बनेगा बहिष्कोण, इस भुजा को बढ़ाएंगे तो यह जो कोण बनेगा आपका बहिष्कोण। तो बहिष्कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर उस भुजा पर बने कोण को त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। यह बहिष्कोण देखिए आपका, यह त्रिभुज देखिए आपका, यह अंदर आपका यह हिस्सा है, लेकिन यह कोण इसके बाहर बन रहा, यह कोण बाहर बन रहा, यह कोण बाहर बन रहा, यह कोण बाहर बन रहा है। तो जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है यह त्रिभुज के बाहर बनता है। दूसरा पॉइंट देखिए, त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि त्रिभुज में जितने भी बहिष्कोण बनेंगे सभी बहिष्कोणों को आप जोड़ देंगे तो 360 अंश होता है। तो त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है और अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इन दोनों को अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे। आगे देखिए दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है, कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो जो आपको त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में अगर हम बहिष्कोण या बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है, बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है और जो अंतःकोण होता है उसका योगफल 180 अंश होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। ये त्रिभुज के बहिष्कोण संबंधित कुछ विशेषताएं थे जिनके बारे में हम आपको बताएं। इनको आपको तैयार करना है, इनको आपको ध्यान देना है, सवाल लगाते समय यह इस्तेमाल होंगे तो इनके बारे में आप सीखें। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। आगे देखिए दिया है त्रिभुज का केंद्रक दिया गया है। तो त्रिभुज का केंद्रक देखिए किसे कहते हैं। त्रिभुज के केंद्रक के बारे में हम आपको बता दें कि त्रिभुज का केंद्रक किसे कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। जैसे ये देखिए त्रिभुज आपका ABC है, इनकी माध्यिका देखिए AE है, यह माध्यिका देखिए BF है और यह माध्यिका देखिए CD है। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक किससे बनता है, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु या माध्यिकाओं के कटान बिंदु से बनता है। कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं से बनता है, इसको आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे O से लिखा जाता है, केंद्रक को O से लिखते हैं। O फॉर ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर का मतलब केंद्रक होता है। इसको आप ध्यान देंगे कि त्रिभुज का केंद्रक किसे कहेंगे, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को या माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पर यह त्रिभुज का केंद्रक रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से बनता है। तो जो जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक होता है यह माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से बनता है। मतलब जब माध्यिकाएं खींचेंगे यह एक दूसरे को काटेंगे तो वही जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वह त्रिभुज का केंद्रक होगा। इसको आप ध्यान देंगे। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके बारे में आपको पीछे बता चुके हैं कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है
वह एक दूसरे को 2:1 के अनुपात विभाजित करती है, या हम ये कह दे दूसरे भाषा में कि जो त्रिभुज का केंद्रक होता है यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम चित्र बना दें, यह जानते हैं कि चित्र है, इसमें एक माध्यिका यह खींची गई, दूसरी माध्यिका यह, तीसरी माध्यिका यह, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, केंद्रक। तो यही केंद्रक देखिए क्या करेगा, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 प्रत्येक माध्यिका को क्या करेगा, 2:1 के अनुपात में बांटेगा। तो यह त्रिभुज का केंद्रक O है। तो त्रिभुज का केंद्रक O प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। यह हम कहते हैं कि प्रत्येक माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 के अनुपात विभाजित करती हैं, या दूसरे भाषा में कहें कि त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। केंद्रक के द्वारा माध्यिकाओं का अनुपात 2:1 का बनता है। इसको ध्यान देंगे कि देखिए, केंद्रक के द्वारा माध्यिकाओं का जो अनुपात बनता है यह 2:1 का बनता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, इसको तैयार करेंगे, यह बेहद आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद देखिए, त्रिभुज का अंतः केंद्र है। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, इसके बारे में देखिए सीखेंगे कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र देखिए किसे कहेंगे, कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए एक चित्र बना दे, यह देखिए एक त्रिभुज आपका है, ए है, बी है, सी है, यह एक त्रिभुज ABC है। तो त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखाओं के, अब देखिए अगर कोण समद्विभाजक, अगर इस कोण को हम 2 बराबर भागों में देखो बांटे, मान लीजिए ऐसे बांटते चलेंगे, एक रेखा बनेगी। इसी प्रकार से इस कोण को देखिए हम 2 बराबर भागों में, ऐसे आपकी रेखा चलेगी। इस कोण को देखिए अगर हम 2 बराबर भागों में तो ऐसे बांटेंगे तो एक रेखा आपकी बनती चलेगी। यही देखिए कोण समद्विभाजक रेखा जो आपकी होगी, इसी को हम क्या कहेंगे बताइए, इसी को कहेंगे अंतः केंद्र। तो यही देखिए आपका क्या बनेगा, अंतः केंद्र बन जाएगा। यही आपका देखिए होगा अंतः केंद्र होगा। तो परिभाषा देखिए कि क्या दी गई, कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखाओं के, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, यह जानते हैं कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसी को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। तो परिभाषा को फिर से समझेंगे, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखाओं के, तो त्रिभुज आपका ABC है, इसका कोण A है, यह कोण B है, यह कोण C है, इनके कोण समद्विभाजक रेखाओं के। तो कोण समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखाएं कितनी हैं, तो कोण समद्विभाजक रेखाएं। और यह यहाँ पर देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो कोण समद्विभाजक रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। यही देखिए आपका बनेगा त्रिभुज का अंतः केंद्र बनेगा। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र कोण समद्विभाजक रेखाओं के द्वारा बनता है। तो जो त्रिभुज का देखिए अंतः केंद्र होता है यह कोण समद्विभाजक रेखाओं के द्वारा बनता है। इस पॉइंट को ध्यान देंगे कि जो त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है यह कोण समद्विभाजक रेखाओं के द्वारा बनता है, जिसको हम चित्र के द्वारा क्लियर कर देंगे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए वही चित्र हम बनाए हैं। यहाँ पर देखिए आपको PQR एक त्रिभुज है, कोण P की देखिए समद्विभाजक रेखा खींचे, कोण Q की समद्विभाजक रेखा खींचे, कोण R की समद्विभाजक रेखा खींचे। और यही जो कोण समद्विभाजक रेखाएं हैं एक दूसरे को देखिए बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यही जो देखिए आपके कोण समद्विभाजक रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसी को अंतः केंद्र कहते हैं। और यही देखिए कोण समद्विभाजक
भाजक रेखाएं तीनों हैं। यह अंतः केंद्र बनेगा, यह चित्र आपका रहा अंतः केंद्र का। आगे देखेंगे, त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्माण कोण समद्विभाजक रेखाओं या कोण अर्धक रेखाओं के द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, जो त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है, त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्माण कोण समद्विभाजक रेखाओं या कोण अर्धक रेखाओं के द्वारा होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि त्रिभुज का अंतः केंद्र किससे बनता है, कोण समद्विभाजक रेखाओं से बनता है या कोण अर्धक रेखाओं से बनता है। यह चित्र आपके सामने रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है त्रिभुज का परिकेंद्र। तो त्रिभुज का परिकेंद्र किसे कहते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। त्रिभुज के अंदर स्थित वह बिंदु जो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र का मतलब हो गया कि त्रिभुज के अंदर कोई ऐसा बिंदु स्थित हो जो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर रहे, उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज का परिकेंद्र तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होता है। तो जो देखिए त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, यह तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होता है। यह त्रिभुज का परिकेंद्र की परिभाषा रहे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो हम चले आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां देखिए चित्र के माध्यम से आपको दिया गया है, भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखाओं के, यह देखिए एक भुजा आपकी AB है, दूसरी भुजा आपकी BC है और एक भुजा AC है। अब देखिए AB भुजा का हम लंब समद्विभाजक रेखा खींचे हैं और यहाँ पर देखिए लंब समद्विभाजक रेखा जानते हैं कि सिर से खींचेंगे। इसके बाद BC का लंब समद्विभाजक रेखा AQ खींचे हैं। इसके बाद AC का लंब समद्विभाजक रेखा BR खींचे हैं। तो यह जानते हैं कि जो लंब समद्विभाजक रेखा खींची गई है, इसी लंब समद्विभाजक रेखा का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, इसी को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। ये देखिए चित्र आपके सामने है, अच्छी तरीके से आपको बनाया गया है। इसमें तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक रेखा खींची गई है और लंब समद्विभाजक रेखा देखिए जो है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। यह त्रिभुज का परिकेंद्र रहा। त्रिभुज के परिकेंद्र संबंधित चीजें आपको बताई गई हैं, तो इनको आप ध्यान देंगे। आगे देखिए, परिकेंद्र हमेशा तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि जो त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, यह जानते हैं कि तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। परिकेंद्र के द्वारा त्रिभुज के परिवृत्त का निर्माण होता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान देंगे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि परिवृत्त का निर्माण होता है, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, इनमें से कोई नहीं, तो आपका विकल्प क्या होगा, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र परिवृत्त का निर्माण करता है। तो अगर पूछ दिया जाए कि परिकेंद्र किसका निर्माण करता है, तो परिकेंद्र त्रिभुज के परिवृत्त का निर्माण करता है या परिवृत्त के द्वारा त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्माण होता है। तो इसको ध्यान देंगे कि परिकेंद्र के द्वारा त्रिभुज के परिवृत्त का निर्माण होता है। परिवृत्त, परिकेंद्र, परिकेंद्र, परिवृत्त नाम से क्लियर है, इसको ध्यान देंगे। परिकेंद्र का निर्माण भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखाओं के द्वारा होता है। मतलब जो त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, इसका निर्माण किसके द्वारा होगा, इसका निर्माण जानते हैं कि लंब समद्विभाजक रेखाओं के द्वारा होता है। तो परिकेंद्र का निर्माण भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखाओं के द्वारा होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे कि परिकेंद्र का निर्माण भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखाओं के द्वारा होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आगे देखिए, त्रिभुज का लंब केंद्र है। त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे।
त्रिभुज के तीनों अभिलंबों या शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का देखिए लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र क्या होता है, ध्यान से देखिए कि त्रिभुज के तीनों अभिलंबों या शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे त्रिभुज आपका ABC है, इसका देखिए शीर्ष लंब खींचे, यहाँ से देखिए यह शीर्ष लंब खींचे, यहाँ से यह शीर्ष लंब खींचे, तो शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसी को त्रिभुज का क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। वैसे देखिए नाम ये कि लंब केंद्र है, तो लंब केंद्र शीर्ष लंब से बनता है, क्योंकि लंब केंद्र लंब नाम है तो शीर्ष लंब से बनता है। तो शीर्ष लंब किसे कहते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से समूह भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का क्या कहते हैं, शीर्ष लंब है। तो ये क्लियर आपका हो गया, आसान है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से समूह भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। इसी प्रकार से 3 शीर्ष लंब खींचेंगे तो शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अभिलंबों या शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। ये देखिए ओ यह लंब केंद्र का चित्र है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। आगे देखिए दिया है कि त्रिभुज के लंब केंद्र का निर्माण अभिलंब या शीर्ष लंब से होता है। तो त्रिभुज के लंब केंद्र का निर्माण किससे होता है बताइए, अभिलंब या शीर्ष लंब से होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे कि त्रिभुज के लंब केंद्र का निर्माण अभिलंब या शीर्ष लंब से होता है। आगे देखिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए चीज है। देखिए जो त्रिभुज का केंद्रक होता है ये माध्यिकाओं से बनता है। यह पूछा जाता कभी कभी कि केंद्रक का निर्माण होता है माध्यिका से, शीर्ष लंब से, समद्विभाजक रेखा से। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिमाग में बैठाएंगे कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है इसका निर्माण माध्यिकाओं से बनता है, माध्यिकाओं से होता है। अंतः केंद्र का जो निर्माण होता है यह देखिए कोण समद्विभाजक रेखाओं से होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। जो परिकेंद्र आपका होता है इसका निर्माण भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखाओं से होता है। और जानते हैं कि जो लंब केंद्र होता है इसका निर्माण अभिलंबों या शीर्ष लंबों के द्वारा होता है। यह देखिए आपके 4 केंद्र रहे, यह त्रिभुज के अंदर ही चारों केंद्र बनते हैं। त्रिभुज के अंदर ही देखिए आपका केंद्रक बनता है, त्रिभुज के अंदर ही आपका अंतः केंद्र बनता है, त्रिभुज के अंदर ही परिकेंद्र बनता है और त्रिभुज के अंदर ही लंब केंद्र बनता है। ये जो चारों केंद्र होते हैं ये त्रिभुज के अंदर ही बनते हैं। ये किनके द्वारा बनते हैं इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। लोगों को इनमें कंफ्यूजन रहता है। आपको देखिए इस लेक्चर को देखने के बाद ना कंफ्यूजन रहे तो ये जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर 4 आपके केंद्र होते हैं। इन चारों केंद्रों का निर्माण इनके द्वारा देखिए होता है। ये आपको बताया गया, ये अपने दिमाग में आप बैठा लेंगे। आप इनमें गलती ना करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। और आप देखिए त्रिभुज से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थे आपको जितने भी देखिए त्रिभुज में उपयोग होंगे लगभग आपको सब बता दिए गए हैं। कुछ पॉइंट को और सीखते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीजें मिलेंगे। जैसे अगर हम बात कर दें गणित में देखिए कुछ शब्द आपके बार बार इस्तेमाल होंगे, थोड़ा इनको आप सीख लें। जैसे गणित में अगर कभी भी आपको देखिए अंतः शब्द का अगर प्रयोग हो, अंतः या इसी को आंतरिक कहा जाएगा, अंतः या आंतरिक शब्द का अगर देखिए प्रयोग होता है तो अंतः या आंतरिक का मतलब देखिए होता है भीतर या अंदर होता है, इसका देखिए प्रयोग होगा। या देखिए आपको दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल होगा, देखिए दूसरा शब्द आपको देखिए बाह्य, बाह्य या देखिए आपको बाह्यता एक प्रयोग होगा। आपका शब्द है बाह्यता, तो इसका मतलब देखिए आपका बाहर से तात्पर्य होता है, इसको ध्यान देंगे। एक देखिए तीसरा शब्द आपका गणित में इस्तेमाल होता है यह परितः होता है, इसको आप ध्यान देंगे। परितः का मतलब होता है चारों ओर या आपका चारों तरफ होता है, तो इसका मतलब होता है चारों ओर या इसको हम कह सकते हैं कि चारों तरफ इसका मतलब होता है, इसको भी आप ध्यान देंगे। और एक शब्द आपका देखिए इस्तेमाल होगा
वह देखिए एक शब्द होता उभयतः। उभयतः एक शब्द होता है, उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर। उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर। इसको ध्यान देंगे, यह गणित में देखिए आपके जो है यह 1 2 3 4 शब्द ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अंतः या आंतरिक का मतलब भीतर या अंदर होता है। बाह्य या बाह्यतः का मतलब बाहर होता है। परितः का मतलब चारों ओर या चारों तरफ होता है। उभयतः का मतलब दोनों ओर होता है। इन शब्दों को आप ध्यान देंगे, इन शब्दों का अगर प्रयोग होगा तो इनके बारे में हम आपको बता दिए। इन शब्दों का प्रयोग गणित में आपको ज्यादा मिलता है, इनके बारे में चर्चा कर दिए। अब इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद देखिए त्रिभुज के सभी सूत्र। तो त्रिभुज के देखिए सभी सूत्र के बारे में अगर हम बात करें तो त्रिभुज के जितने सूत्र होते हैं थोड़ा उनके बारे में हम चर्चा कर दें। तो देखिए त्रिभुज के सभी सूत्र के बारे में अगर हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर एक जो आपको त्रिभुज हम बना देते हैं, यह त्रिभुज एक है। इसका नाम कर देखिए हम कर देते हैं आपका ABC, यह त्रिभुज है। इसकी भुजा मान लेते हैं A है, यह B है, यह C है। तो त्रिभुज के सभी सूत्र है। तो नंबर 1 देखिए पहला सूत्र आपका त्रिभुज का होता है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। परिमाप अभी बताएं कि देखिए परिमाप क्या होता है, चारों ओर होता है। परिमाप माने चारों ओर से माप अगर लेंगे तो परिमाप होगा। तो त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो परिमाप को देखिए हम P से लिखते हैं और तीनों भुजाओं का योगफल देखिए इधर से भुजा को जोड़ेंगे तो A मिलेगा, इधर से जोड़ेंगे तो B, इधर से जोड़ेंगे C मिलेगा। तो देखिए यहाँ से हम आए तो इतना आपका A मिला, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए आपका B मिलेगा, यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपको C मिलेगा। तो त्रिभुज का परिमाप देखिए P बराबर होगा A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। तो त्रिभुज के सभी सूत्र में पहला सूत्र आपका निकला कि त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल, और सिंबल में लिखेंगे P बराबर A प्लस B प्लस C। ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाएं आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए जो P होता है, आप जानते P जो होता है, P का मतलब पेरीमीटर होता है। तो P का मतलब पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है, परिमाप होता है। तो यह रहा पहला सूत्र, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। P बराबर A प्लस B प्लस C होता है। यह चित्र के माध्यम से आपको बता दिए। परिमाप माने होता है सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर से जितनी भुजाएं आपकी बढ़ रही हैं सबको जोड़ दीजिए, यही आपका परिमाप होता है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है इसके बारे में आप सीखे। आगे चलते हैं दूसरे सूत्र पर। अगला देखिए सूत्र आपको दिया है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। तो मतलब अर्ध माने देखिए क्या होता है, आधा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2 होता है। मतलब तीनों भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ने पर अगर उसका हम देखिए आधा कर देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, अर्ध परिमाप। या सीधे सीधे कह सकते थे कि परिमाप बटे 2 भी कर सकते थे, तब भी सही था। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2, या इसी को देखिए हम कह सकते हैं परिमाप बटे 2 भी कह सकते हैं, परिमाप बटे 2 भी कर सकते हैं, तब भी आपका सही होगा। या सिंबल में देखिए लिखेंगे तो यस बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 होता है, क्योंकि जानते हैं कि यस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बटे 2, या तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2, या परिमाप बटे 2। तो इसको यस से लिखते, यस का क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अगला देखिए सूत्र आपको दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जैसे देखिए एक त्रिभुज हम बना दिए, यह त्रिभुज देखिए आपका ABC है। इसमें देखिए यह जानते कि आपको आधार दिया गया है और यहाँ से एक ऊंचाई हम खींच लेते हैं, यह आपकी ऊंचाई दी गई है, मान लेते हैं यह ऊंचाई है। तो त्रिभुज का जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और तो क्षेत्रफल को A से लिखते हैं, A बराबर होगा 1/2 B इंटू H होता है, इसको ध्यान देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या त्रिभुज का क्षेत्रफल A बराबर होगा 1/2 इंटू B इंटू H। तो सिंबल में थोड़ा आप जान लेंगे, सिंबल में जो लिखा जाता है इनका मतलब भी सीख ले। जैसे देखिए सिंबल में हम प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए B का, तो B बराबर जानते हैं कि आपका होता है बेस। बेस का मतलब जानते हैं कि आप लोग होता है आधार। यहाँ पर देखिए H का मतलब होता हाइट। हाइट का मतलब आप लोग जानते हैं कि होता है ऊंचाई। और इसके बाद देखिए यहाँ पर होता है कैपिटल A, तो A फॉर आपका जानते हैं कि होता है एरिया, और एरिया का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए B का मतलब बेस, बेस का मतलब आधार, H फॉर हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई, A फॉर एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या A बराबर 1/2 इंटू B इंटू H होता है। यह त्रिभुज में देखिए 3 सूत्र रहे, एक त्रिभुज का परिमाप सीखे, दूसरा त्रिभुज का अर्ध परिमाप सीखे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे देखिए आपको दिया गया त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो त्रिभुज के प्रकार देखिए गिवन। नेक्स्ट हेडिंग, अगली हेडिंग आपको दी गई है कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे कैसे बांटा गया, किस किस आधार पर, इनके बारे में आप नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इनको आप खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताया करिए, अपने दोस्तों के पास खूब आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि जानते हैं कि गणित लोगों को परेशान करती है, तो इसके वजह से लोगों को दिक्कत होती है। तो आप इस YouTube चैनल के माध्यम से गणित को बिल्कुल शानदार तरीके से सीख सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।